हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। हमारा प्रोविडेंट फंड का जो एक बड़ा टॉपिक होता है सैलरी चैप्टर का हमारा, वो यहाँ पे आज कवर हो जाएगा इसमें। अच्छा, 6 के कंटिन्यूएशन में ही जो क्वेश्चन है हमारा 7 भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी है। तो दोनों ही क्वेश्चन को हम 6 और 7 को एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है पूरा प्रोविडेंट फंड के ऊपर, और प्रोविडेंट फंड एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रोविडेंट फंड से पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करें दोस्तों प्रोविडेंट फंड से। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, प्रोविडेंट फंड का बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर एक बार में बात अगर की जाए तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि इम्प्लॉई, सरकार ये चाहती है कि जो लोग हैं वो सेविंग करें ताकि फ्यूचर में उनको काम आ सके। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न लगा दिया है जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि एक एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट ऑफ उनकी सैलरीज डालनी पड़ती है, उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको सेव करना पड़ता है इस स्कीम के अंदर, जिसको हम लोग प्रोविडेंट फंड स्कीम बोलते हैं। बेसिक सी बात हम अभी रिविजन के तौर पर ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, 4 प्रकार के दोस्तों प्रोविडेंट फंड यहाँ पर होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं आरपीएफ, जो कि रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। दूसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको बोलते हैं यूआरपीएफ, जो कि नॉन रिकॉग्नाइज्ड होता है बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर होता है दोस्तों स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ। फिर होता है दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको बोलते हैं पीपीएफ। अब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ क्या होता है, आइए देख लेते हैं। जो एसपीएफ होता है दोस्तों, वो गवर्न किया जाता है बाय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, और वो लगता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, रेलवे के एम्प्लॉय के ऊपर, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, लोकल बॉडीज़ के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, और जितने भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर दोस्तों एसपीएफ लगता है। और पीपीएफ क्या होता है दोस्तों, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो इस स्कीम के अंडर इन्वेस्ट कर सकता है और डिडक्शन प्राप्त कर सकता है 80C, सेक्शन 80C के अंदर, ठीक है, जो कि कितना होता है 1,50,000 रुपीज़ पर ईयर का, इतना मैक्सिमम डिडक्शन वो ले सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। अब क्योंकि आप क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि आपको प्रोविडेंट फंड आता है, लेकिन फिर भी एक बार खुद के समझने के लिए और क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके जो भी प्रोविजंस हैं उसको, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज प्रोविडेंट फंड। दोस्तों प्रोविडेंट फंड हमने देखा था कि 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन सभी के केस में दोस्तों, इन सभी की अगर बात की जाए, सबकी टैक्सेबिलिटी जो है वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर दी गई है, क्योंकि हमने फिर आपको बोला कि कोई भी लिमिट सरकार नहीं लगाती है कि कितना मैक्सिमम आप पीएफ में पैसा जमा कर सकते हो। लिमिट इस पे लगाई जाती है कितना पैसा आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इसकी यहाँ पर लिमिट लगाई जाएगी। तो उन्हीं लिमिट्स को यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि हम टैक्सेबिलिटी ऑफ पीएफ की बात करने वाले, टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड की बात करने वाले अलग अलग केसेस में। पहला केस है दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, जिसको जो कि सबसे कॉमन हो आपके क्वेश्चंस में आएगा, जिसका नाम है आरपीएफ। अच्छा, अगर आरपीएफ के अंदर आपका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, उस कंट्रीब्यूशन को हम कितने परसेंट तक एग्जेम्प्ट करेंगे, 12% ऑफ सैलरी तक वो पैसा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और यदि आपका एम्प्लॉयर 25,000 रुपये आपका आरपीएफ के अकाउंट में जमा करा देता है आपके नाम से, तो इस 25,000 रुपये में से मात्र 12,000 रुपये का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, यानी कि 13,000 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे और 12,000 रुपये पे आपके टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि 12% तक के अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन केस ऑफ आरपीएफ, अगर आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके आरपीएफ के अंदर, ठीक है सर। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, क्योंकि वो आपका ही कमाया हुआ पैसा है और आप अपने पैसे को वापस से इन्वेस्ट कर रहे हो, उस केस के अंदर आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता है और आप एलिजिबल हो जाते हो डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C। और 80C की लिमिट कितनी है दोस्तों, 1.5 लाख रुपए की आपके पास लिमिट लग जाती है, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक के आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो आपका डिडक्ट हो जाता है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से। उसका हम लोग पार्ट आगे कवर करेंगे, अभी सैलरी के चैप्टर में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली,
जो भी आपको इंटरेस्ट आपने कमाया एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, यानी कि हमने देखा था कि अगर आपका एम्प्लॉयर 1,00,000 रुपए में से, आपकी सैलरी में से 25,000 रुपये का आपको आरपीएफ बना करके देता है, तो इस पे जो आप इंटरेस्ट कमाओगे वो इंटरेस्ट अगर 9.5% से जितना भी ज़्यादा होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। अगर 9.5% तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल सी ये बात आपको समझाई गई है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, वो 9.5% दोस्तों किस पे गिना जाएगा? वो गिना जाएगा सैलरी के ऊपर, ठीक है। वो 9.5% गिना जाएगा आपकी सैलरी के ऊपर। एक्सेस ऑफ 9.5% अगर आप कमा रहे हो तो उस केस में दोस्तों आपको उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। एम्प्लॉय के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन कमाया गया उस केस में दोस्तों अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% वहां पर भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा उसको सैलरी हेड के अंदर अंडर सेक्शन 17(1), ठीक है। अगली बात, अमाउंट विड्रॉन ऑन रिटायरमेंट, इस केस में दोस्तों वो एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10(12). यानी कि अगर आरपीएफ का पैसा आप रिटायरमेंट के बाद निकालते हो तो उस केस में वो सारा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि पहले ही उस पैसे के ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया गया है, वो पहले ही टैक्सेबल कर दिया गया है उस इनकम को, तो 2 बार उसी इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें दोस्तों यूआरपीएफ की, यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। इस केस में दोस्तों एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता है जब एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लगाता है, यानी कि एम्प्लॉयर यहाँ पे कितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दे इस केस में वो टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉय का भी दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको किसी प्रकार का डिडक्शन जो कि सेक्शन 80C में मिल रहा था वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपका नुकसान है, क्योंकि जीटीआई में से यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट 1.5 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है, यानी कि आपकी इनकम कम कर दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर वो फायदा आपको नहीं मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे यूआरपीएफ के केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा इंटरेस्ट कमाते समय, और सेम केस यहाँ पर लग जाएगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। लेकिन जब उस पैसे को आप विड्रॉ करोगे, जब आप रिटायरमेंट के बाद उस पैसे को जब आप विड्रॉ करोगे या रिटायरमेंट के बाद टर्मिनेशन के बाद, उस केस में दोस्तों अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो वहाँ पर वो टैक्सेबल नहीं, क्योंकि वो आपकी कमाई हुई इनकम है। जो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वो इंटरेस्ट दोस्तों टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे कमाएगा इंटरेस्ट है, उसको दोस्तों डायरेक्टली आपकी सैलरी के अंदर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के नाम से जोड़ दिया जाएगा, और अंडर सेक्शन 17(3) के अंदर आपके ऊपर उसको टैक्स कर दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का एग्जेम्पशन यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों एसपीएफ की, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पर इंटरेस्ट जो कमाया वो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और यहाँ इन केस में ये जो इंटरेस्ट आपने कमाया वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, और वो लिमिट आपको नीचे भी बताई जाएगी। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11), अगर आप उस पैसे को आगे चल के विड्रॉ भी करते हो तो पूरी तरीके से वो पैसा आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10(11). अच्छा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पर क्योंकि पब्लिक अपने पास से पैसा जमा कर रही है तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का तो कोई बात ही नहीं आती है। जो आप खुद से पैसा जमा कर रहे हो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट सर कुछ मिलेगा नहीं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर है ही नहीं, और जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय के यानी आपके कंट्रीब्यूशन पे वो फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, और अगर आप उसको पैसे को विड्रॉ करते हो उस केस में भी वो पैसा फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी हमने सैलरी की बात की दोस्तों, तो सैलरी का यहाँ पर मतलब हुआ है, सैलरी का यहाँ पे मतलब है बेसिक सैलरी, डीए जो कि फॉर्म पार्ट करता है आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, और कमीशन जो भी परसेंटेज कमीशन मिलता है आपको आपके टर्नओवर के ऊपर। अब जो नोट्स की यहाँ पर बात की जा रही थी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन और एम्प्लॉय एज पर सेक्शन 10(11), एनी पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाइज और फ्रॉम प्रोविडेंट फंड वुड बी एग्जेम्प्ट, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू and becoming payable and employee participating in recognized provident fund will be exempt under section 10(12). वही जो बातें हैं दोस्तों वही यहाँ पे समझाई गई हैं। एक सर्टन लिमिट यहाँ पर आगे लगाई जाएगी, उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आगे जब हमारे क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार के तब हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। बस एक बात और आपको यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर दोस्तों एक बात की गई है, अगर आप 5 साल से 5 ईयर्स आपको काम करना होगा, उसके बाद यदि अपना पैसा आप विड्रॉ करते हो तो उस केस में वो पैसा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, जहां हमने आरपीएफ की बात की थी। लेकिन आप कहीं अगर 5 साल से कम काम करते हो उस केस में दोस्तों वो पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होता है, उसके भी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। वो भी कंडीशंस हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर रेलेवेंट नहीं की जाएगी, तो जिस क्वेश्चन के लिए जो रेलेवेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब बढ़ते दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन आइए समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर ए है जो रिटायर कर रहे हैं दिसंबर 31, 2022 को, 25 साल उनके सर्विस के पूरे कर दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि 5 साल की जो लिमिट है उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2023, 22-23 में उनको फलाना इनकम मिली है। अभी हमको क्या बताना है। बेसिक पे उनको मिला है दोस्तों 16,000 रुपये पर मंथ 9 महीने का। डीएनएस अलाउंस उनको मिला 50% जो कि फॉर्म पार्ट करता है उनकी रिटायरमेंट बेनिफिट का 8,000 रुपये 9 महीने तक। और लमसम पेमेंट उनको मिला है किसका, यूआरपीएफ का 6 लाख रुपए, और डिपॉजिट्स और पीपीएफ अकाउंट में उनके 40,000 रुपए के रहे हैं, ठीक है सर। जो उनको यूआरपीएफ का जो पैसा मिला है उसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 2,20,000 रुपए, और जो उनका खुद का कंट्रीब्यूशन था दोस्तों वो था 2.5 लाख रुपए। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे दोस्तों उन्होंने इंटरेस्ट कमाया है 50,000, अपने कंट्रीब्यूशन पे दोस्तों उन्होंने इंटरेस्ट कमाया है 60,000 रुपए। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। यानी यूआरपीएफ का यहाँ पे आपको दोस्तों जो कानून है वो लगाना है, यानी यूआरपीएफ के हमको लॉ लगाना है, यूआरपीएफ का हमको एग्जेम्पशन लगाना है, और हमको पता करना है कि कितना पैसा आपके ऊपर टैक्सेबल किया जाएगा इन द यूआरपीएफ। आइए देखते हैं। क्या बोला गया दोस्तों यहाँ पर। हमको यूआरपीएफ का सबसे पहले जो भी हमने पढ़ा था वो हमको याद करना पड़ेगा। यूआरपीएफ की जब हम केस की बात करते थे, यूआरपीएफ में दोस्तों बोला गया कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है और जो उस पे कमाया हुआ इंटरेस्ट है, जब भी इस पैसे को आप विथड्रॉ करोगे या तो रिटायरमेंट पे उसको पैसे को निकालोगे, उस केस में ये पूरा पैसा कहाँ लिया जाएगा, इसको माना जाएगा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और 17(3) के तहत आपकी सैलरी में इसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ये हमने समझ लिया था। तो यूआरपीएफ में आप जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है और जितना आपने उसमें इंटरेस्ट कमाया है वो आपको सैलरी में जोड़ दिया जाता है पूरा का पूरा। दूसरी बात, जो यूआरपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाता है जब आप उस पैसे को विड्रॉ करते हो, और जो इस पे कमाया हुआ जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है इन द सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस हेड के अंदर वो टैक्सेबल किया जाता है, ना कि सैलरी के अंदर। तो जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इस केस में यह पूछा जा रहा है कि कितना यूआरपीएफ में हमको टैक्सेबल लेना है। तो आइए उसकी बात करते हैं। सैलरीज के केस में दोस्तों कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है पीएफ का जिसमें कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, बताया गया यहाँ पे कितना, 2,20,000 रुपये। तो ये पूरा का पूरा आपकी सैलरी इनकम मान लिया जाएगा, और इस पे जो आपने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट ऑन पीएफ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन वाला, वो है 50,000 रुपये, ये भी आपकी सैलरी इनकम में मान लिया जाएगा। यानी कि आपकी टोटल जो सैलरी इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 2,70,000 रुपये। यानी कि जो आपकी सैलरी की इनकम हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 2,70,000 रुपीज़। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अगली बात, सैलरी तक का पोर्शन हमने समझ लिया। अब दोस्तों ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख रुपए, इसके ऊपर तो कोई टैक्स आपका लगना नहीं है, तो ये हट जाएगा। लेकिन जो आपने 60,000 रुपये आपने जो यहाँ पे इंटरेस्ट कमाया है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ना कि सैलरी के अंदर। तो सैलरी के अंदर दोस्तों जो टैक्सेबिलिटी हमारी बनती है वो कितनी बनती है, 2,70,000 रुपये के ऊपर हमको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोलता है कि अगर ये जो पैसा है वो रिसीव होता रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में, तो वहां पर हम क्या करते हैं। सिंपल सी यहाँ पर बात करते हैं। तो आइए आरपीएफ के जो रूल्स हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, पहले इसी के नीचे रिवाइज कर लेते हैं। आरपीएफ क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या बोलता है, अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो रिटायरमेंट के समय, वहां पे क्या बात की जाती है, वहां पे सिंपल सी बात की जाती है। सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि क्या 5 साल से ज़्यादा आपने नौकरी की है कि नहीं की है। अगर आपका आंसर है यस, तो वहां पर 2 बातें होंगी। अगर आपने 5 ईयर्स से ज़्यादा आपने नौकरी की है तो वहाँ पे क्या बातें होंगी सर, वहाँ पे 2 बातें होंगी। पहली बात, जो भी अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उस केस में सारा का सारा आपका विड्रॉन अमाउंट एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा।
किस केस में सर? 10-12 सेक्शन के अंदर आपका पूरा का पूरा अमाउंट, अगर आपने 5 साल से ज़्यादा आपने काम किया है, 5 साल ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट पर रहे हो, तो पूरा का पूरा पैसा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात वहीं पे आती है, अगर 5 साल से कम रहा है, अगर 5 ईयर्स से कम रहा है, उस केस में दोस्तों वहाँ पर आपका वो पूरा पैसा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अगर 5 साल ज़्यादा की आपने एम्प्लॉयमेंट किया है तो वहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10-12, और अगर आपने 5 साल से कम किया है तो वहाँ पर वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर 5 साल से कम किया, उसके कारण क्या क्या कारण थे, उन सारी चीज़ों का भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहे चलिए उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए उसको भी डिस्कस करके यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्या बोला गया आरपीएफ के केस में दोस्तों? आरपीएफ के केस में अक्यूमुलेटेड जो आपका अक्यूमुलेटेड बैलेंस है आरपीएफ के केस में, उसकी एग्जेम्पशन आपको कब मिलेगी? अगर आपने 5 साल ज़्यादा दोस्तों आपने काम किया है। अगर आपका आंसर यस है कि हाँ मैंने 5 साल ज़्यादा दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बनाए हैं, भले ही वो सेम एम्प्लॉयर हो या फिर अलग अलग एम्प्लॉयर, से कोई मतलब नहीं है, सेम अगर आपका पीएफ अकाउंट बना है, अगर आपका सेम रिकॉग्नाइज्ड पीएफ अकाउंट है, उस केस में दोस्तों वहाँ पर वो आपका पैसा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका आंसर नो है, यानी कि आपने 5 साल से कम काम किया है, किस केस में दोस्तों? या तो इल हेल्थ की वजह से, या तो एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, या तो कोई ऐसा कॉज जो कि आपके कंट्रोल में नहीं था। अगर आपका आंसर उस केस में यस है तो भी आपका पैसा पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 5 साल से कम भी काम किया है और ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, आप इतने ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, उस केस में भी आपका पूरा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बात भी नहीं है तो उस केस में दोस्तों, इफ द इंटायर बैलेंस स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय ट्रांसफर टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट इन एनी आरपीएफ मेंटेन्ड विद हिज न्यू एम्प्लॉयर, अगर आपने पुराने एम्प्लॉयर का अकाउंट नए एम्प्लॉयर के अकाउंट नए एम्प्लॉयर के आरपीएफ में कर दिया, उस केस में भी वो पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया तो वहाँ पे टैक्सेबिलिटी है। दूसरी बात, अगर आपने अपना पूरा इंटायर बैलेंस जो भी आपका उस समय स्टैंड कर रहा था, अगर आपने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में डाल दिया, उस केस में भी दोस्तों वहाँ पर वो पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो भी नहीं किया तो पैसा आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इसको हम वापस से एक चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है? वापस से इसको दोस्तों एक चार्ट के थ्रू समझेंगे जिससे हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आरपीएफ के पैसे पर, आरपीएफ का जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है दोस्तों, अगर इस पे आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो उसकी कुछ कंडीशन है। क्या? पहली कंडीशन क्या है कि आपने 5 ईयर्स से ज़्यादा आपने कहीं सर्विस की हो, 5 ईयर्स प्लस आपने सर्विस की हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 5 ईयर्स प्लस आपने सर्विस की है, और अगर आप आंसर एक बार में देते हो यस, अगर आपका आंसर है हाँ भाई हाँ, इफ़ योर आंसर इज यस, उस केस में दोस्तों आपका पूरा पैसा जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10-12। यानी कि उसके बाद आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। 5 साल से ऊपर आपकी सर्विस हो गई, आपका पूरा पैसा आरपीएफ का एग्जेम्प्ट हो गया, जो भी आपने एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपका था, क्योंकि पहले ही आरपीएफ के एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे 12% के ऊपर जो भी आपका कंट्रीब्यूशन था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका सवाल पूछा जाएगा, अगर आपका आंसर है नो, कि नहीं सर 5 साल ज़्यादा की हमारी सर्विस नहीं हुई, तो पूछेंगे कि अच्छा नहीं 5 साल ज़्यादा सर्विस नहीं कर पाए, आपने बोला ये सर नहीं कर पाए। आपसे फिर पूछा जाएगा क्या ऐसी कंडीशन आ गई थी, क्या ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी, कंट्रोल में नहीं थी, यानी कि इलनेस, बिजनेस बंद हो गया, कुछ ऐसा कंडीशन जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी। अगर वो आपसे पूछा गया, आपने बोला हाँ सर ऐसी सिचुएशन थी कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई थी, मैं काम ही नहीं कर सकता था, उस केस में भी आपका पैसा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। फिर भी आपका आंसर है नो, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने अपने मन से छोड़ दिया, यानी मैंने अपने मन से 5 साल काम नहीं किया। फिर आपसे सवाल किया जाएगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है। बोला गया या तो आप अपना पूरा पैसा जो पुराने एम्प्लॉयर का है वो नए एम्प्लॉयर के आरपीएफ में उस पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए, आरपीएफ ऑफ न्यू एम्प्लॉयर, और इन दोनों का मिलाकर के आप 5 साल से ऊपर काम कर रहे हो, उस केस में भी आपका पैसा पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। यहां पर भी अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप यहां पर भी आपका आंसर नो है, उस वहां पे आपको टैक्सेबिलिटी लगा दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास, आप सारा पैसा एनपीएस, गवर्नमेंट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एनपीएस स्कीम, वो सारा पैसा उठा करके उसमें डाल दो 5 साल के लिए, 5 साल का टेन्योर पूरा करने के लिए। उस अगर आपने वो भी कर दिया तो भी आपका पैसा जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने वो भी नहीं किया तो वहाँ पर टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। तो इस केस में दोस्तों जहाँ पर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, वहाँ पर हमको क्या बोला गया कि यहाँ पर जो सर्विस है दोस्तों वो 25 साल से ज़्यादा की गई है। तो इस केस में जो भी आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपको जो मिला है वो पूरा का पूरा पैसा आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस द साइनिंग ऑफ। जय हिंद।